आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपके और हमारे बुजुर्ग उन्होंने कहा कि कुछ कमियां हो गई और जिसके कारण उन्होंने आपसे क्षमा मांगी है। आपका कोई दोष नहीं है और न ही आपके कारण कोई कमी हुई है। कमी मेरी है कि मैं पिछले एक हफ्ते से घर ही नहीं जा पा रहा हूं और जिसकी वजह से कल रात जब मैं यहां पहुंचा तो बैंकॉक मेरी पहली यात्रा है। मुझे नहीं पता था कि वीजा ऑन अराइवल जो है तक मैं एयरपोर्ट पे रहा। एक राजनीतिक भाषण में और एक ऐसी बातचीत में जिसमें आपको अपने तथ्यों को, रेफरेंसेस को ठीक रखना हो, थोड़ा फर्क होता है। तो मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं कि मेरी वजह से आप लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ा। मुझे उम्मीद है कि पिछले 10 दिन में 5 डिग्री टेम्परेचर से 25 डिग्री टेम्परेचर और 25 डिग्री टेम्परेचर से 7 डिग्री टेम्परेचर के बीच में घूम रहा हूं मैं। तो उसकी वजह यह है कि जब मैं सुबह निकला तो मेरे दिमाग में अभी भी था कि मैं दिल्ली में हूं, तो मैंने जैकेट भी पहन ली, जबकि मुझे पता चला यहां कोई 27 डिग्री टेम्परेचर है। मेरे बारे में जो भी कुछ कहा गया सिर्फ उसमें एक ही थोड़ा सा करेक्शन है। वी द इंडिया जो वी द सिटीजन जो संस्था बनाई थी वो हमारे साथी संदीप कुलकर्णी साहब थे महाराष्ट्र के। वो इस लड़ाई में मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस की तरह उनकी हत्या हो गई और ये पूरी एनजीओ उन्हीं के साथ समाप्त हो गई है। इस एनजीओ का पर्पस उन्होंने सिर्फ 35A के बारे में देश भर को बताना और सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल करने के लिए किया था। कई उनके साथियों में से मैं उनके सबसे नज़दीक था, लिहाजा इसको हमने सोचा कि देश भर में बताएंगे तभी होगा, नहीं तो बहुत सारी राजनीतिक दल 370 को पिछले कई सौ सालों से मैं देख रहा था कि उनके मैनिफेस्टो में आता था, लेकिन देश को 370 के बारे में बताया गया। 370 बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी जितनी खतरनाक 35A थी। इसलिए हमारे यहाँ एक बड़ा संकट ये है कि राजनीतिक दल झूठ बोलते हैं तो कोई नया काम नहीं करते। दुनिया के सभी राजनीतिक दल झूठ बोलते हैं और मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में झूठ बोलने की राजनीतिक लोगों को थोड़ी बहुत छूट होनी चाहिए कि अगर वो झूठ नहीं बोलेंगे तो कोई चुनाव नहीं जीत सकता है। लिहाजा लेकिन समाज जब झूठ बोलने लगे, समाज जब ये करने लगे कि ये फायदे में है, ये नुकसान में है, तो देशों में संकट आते हैं। भारत इस वक्त एक बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। हमको लगता है कि सरकारें बदली हैं, बड़ी तेजी से काम हो रहे हैं, लेकिन 1000 साल की गुलामी का जो कालखंड है उससे भारतीय समाज अभी बाहर नहीं निकला है। और ऐसे में तमाम वो ताकतें जो 1400 साल से पूरी दुनिया को एक सुई बना के नहीं दे पाई है, ये उनके और आपके बीच की चुनौती है। पूरी दुनिया के लिए वो चुनौती बनी हुई है। हम लोगों ने राजनीतिक कारणों से कभी उन चुनौतियों का नाम लेने से भी कोशिश की कि उनका नाम न लिया जाए। मैं मानता हूं कि आपको बीमारी कितनी भी खतरनाक हो, अगर आप बीमारी को बीमारी नहीं मानेंगे तो यकीन मानिए वो बीमारी एक दिन आपकी जान ले लेगी। हमने बहुत सारी बीमारियां 70 साल में इकट्ठी की हैं, राजनीतिक नफे नुकसान के लिए की हैं, आपसी संबंधों के कारण की हैं, और उसका असर यह हुआ है कि 1947 में जिन कारणों से ये देश विभाजित हुआ, जिन शर्तों पे हुआ,
आज वो ताकतें पूरी ताकत के साथ भारत में दोबारा से 1947 करना चाहती हैं। इसमें कहीं कोई लेश मात्र भी किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सरकारें और राजनीतिक दल कभी सच बात बताते नहीं हैं, लेकिन इस देश के बुद्धिजीवियों ने, प्रोफेसर्स ने, पत्रकारों ने, वकीलों ने, जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि इस आम समाज को उन मुद्दों से, उन चुनौतियों से दो चार किया जाए जिससे ये समाज और देश खतरे में है। हम तमाम सारे लोग लालच और झूठ, ये दो चीज़ों ने भारत के बहुसंख्यक समाज को समाप्त कर दिया है। हम हर चीज़ में नफ़ा नुकसान सोचते हैं और लालच में इतने ग्रस्त हैं कि कभी भी सच बात कहने से डरते हैं। जो समाज लालच में ग्रस्त हो और उसके अंदर हमेशा किसी नफ़े नुकसान का भाव हो, वो राष्ट्र और वो देश कभी बहुत दिन तक नहीं चलते हैं। इसीलिए आप देखें कि 1947 में जो भी कुछ हुआ है, मैं उसकी पृष्ठभूमि में नहीं जाना चाहता, लेकिन आज जो कुछ भी हो रहा है इसके लिए 1947 के चंद 3-4 रेफरेंसेस में देना चाहता हूं, जिसके कारण आज जो स्थिति है, जो आज आप सुनते हैं दिल्ली से लेकर के पूरे देश के अंदर, वो क्यों है उसको समझने की जरूरत है। अगर आप समस्या की जड़ नहीं समझेंगे तो फिर मैं नहीं मानता कि आप कभी समस्या समाप्त कर पाएंगे। हम लोगों ने 1947 में, मेरे तमाम बुजुर्ग डाइस पे बैठे हैं, बहुत सारे लोग मुझसे उम्र में भी बड़े होंगे, 1947 में जिन हालातों में ये देश बटा, जिन शर्तों को मान लिया गया, वहां तक भी कुछ थोड़ी देर के लिए मैं मानता हूं कि आप उसको ये माने के चलिए कुछ कारण थे जिससे बट गया, लेकिन देश बटने के बावजूद भी हमारे देश में झूठ का खुल के प्रचार हुआ और जो बातें कभी सत्य नहीं थी उन्हें हमने सच करने की कोशिश की, जो कभी था नहीं उसको पैदा करने की कोशिश की, और ये एक तरफा रिश्ता चलता रहा। और जब तक चलता रहा, जब तक आपने कभी दूसरे से सवाल नहीं पूछा। आप 70 सालों से जवाब ही दे रहे हैं, सेकुलरिज्म का जवाब दे रहे हैं, अपनी पूजा पद्धति का जवाब दे रहे हैं, अपने बहुसंख्यक होने का जवाब दे रहे हैं। फकत यह है कि 70 सालों में जाने अनजाने में इस देश की, यानी भारत की जो शिक्षा पद्धति है, जो 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हुआ तथाकथित तौर पे, क्योंकि भारत की आज़ादी का कोई डॉक्यूमेंट भारत के पास नहीं है, भारत के आर्काइव में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसमें कहा गया हो कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। ये भी बड़ा झूठ है हमारे देश में बोला गया। एक झूठ नहीं बोला, कई झूठ बोले गए। उन्हीं झूठों में से एक सच्चाई यह है कि ये कहा गया कि भगत सिंह, जिस देश में भगत सिंह को आतंकवादी कहा जाता हो और आजाद भारत के 50 साल तक कहा जाता हो, उस देश में भगत सिंह पैदा नहीं होते। भगत सिंह पैदा होने से लोग डरते हैं। जिस देश के अंदर सुभाष चंद्र बोस को गायब किया गया हो और उसकी लड़ाई जब जीडी बख्शी साहब के अंडर में हम तमाम सारे लोगों ने लड़ी, तब पता चला कि एक डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर हो रहे हैं भारत के स्वर्गीय प्रधानमंत्री के, उसमें लिखा हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस जिंदा या मुर्दा जब भी पकड़े जाएंगे उन्हें अब ब्रिटिश सेना के हवाले कर दिया जाएगा। ये हमारे देश की स्थिति है। इसलिए इस देश में कोई सुभाष बाबू नहीं बनना चाहता, इस देश में कोई भगत सिंह नहीं बनना चाहता, बिस्मिल नहीं बनना चाहता। हमारे देश में चापलूस बनना चाहते हैं, लालची बनना चाहते हैं, सत्ता पे पहुंचने के लिए देश को दांव पे लगाने वाले बनना चाहते हैं। इसीलिए हमारे देश की राजनीति का चरित्र यह हो गया कि जो आया उसने झूठ बोला, अपने ही समाज को झूठ बोला, अपने ही देश से गद्दारी की, और उसके बाद बड़े बड़े पद लेकर के कहा गया साहब बहुत महान लोग हैं, बड़े राष्ट्रभक्त लोग। लिहाजा आप तीन बात जो आज देश के अंदर है, खासतौर से आप तमाम सारे लोग पूरे देश में सुन रहे होंगे कि आजकल एक कानून बना है और उस कानून को लेकर के पूरे देश में आग लगाने की पूरी तैयारी है, और सारी तैयारी के सारे तार दुनिया के दूसरे देशों से मिले हैं। अभी अभी जब मैं यहां आ रहा था तो मुझे जो हमारे सत्ता में लोग हैं उनसे मुझे अभी सूचना मिली है, पता नहीं $500 मिलियन जो हैं वो भारत में दिए जा रहे हैं उन लोगों को जो मोदी के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। अब आप सोचिए कि हमारे देश में हम किस कानून को बनाएं, किसको नहीं बनाएं, और उस कानून को बनाएं तो दुनिया को उसमें क्या परेशानी हो सकती है।
अगर हम इस बात को समझें कि अगर कोई कानून बनाया आपने जो पहले से था, उसमें अमेंडमेंट किया, तो ये भारत का इंटरनल मामला है। लेकिन भारत के इस इंटरनल मामले में कितनी एक्सटर्नल ताकतें इन्वॉल्व हैं, ये आपको शायद उस वक्त समझ आएगा अगर आप उन 3 बड़ी पार्टीज 1947 में 3 ऐसी पार्टीज का चरित्र समझ पाएंगे, तब आपको लगेगा कि आज भारत में जो हो रहा है वो हमारी इग्नोरेंस के कारण हो रहा है, हमारे न जानने के कारण हो रहा है, और जो झूठ हमने बोला है उस कारण से यह हो रहा है। 1947 में एक पार्टी थी भारत के अंदर, उस पार्टी का नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में आप कितना जानते हैं मुझे नहीं पता। यह महज इत्तफाक है कि मैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की एक यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, मेरा जन्म उसी के अंदर हुआ है। उस विश्वविद्यालय के जो स्कूल थे उसमें कंपलसरी था कुरान शरीफ पढ़ाना, और हमारा परिवार अकेला परिवार था वहां। और उसी यूनिवर्सिटी के संस्थापक, जिनके बारे में भी हमने झूठ बोला, उसके संस्थापक सर सैयद अहमद खान साहब, जो 2 नेशन थ्योरी या 2 राष्ट्र की सोच के जनक थे। अब क्योंकि देश बनने के बाद हम लोगों ने झूठ चलाया और नए नए स्लोगन बना करके जो इस देश में खलनायक थे उनको नायक बनाने की कोशिश की गई। आप सबने बहुत बार सुना होगा कि आरएसएस के ऊपर बैन लगा था, इसकी चर्चा बहुत होती है। आरएसएस के लोग भी और एक आम हिंदू भी, एक आम राष्ट्रवादी भी, जब भी इस पे चर्चा होती है वो बड़ा अपोलोजिस्टिक सा हो जाता है और जवाब देना शुरू कर देता है। लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि 1947 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के ऊपर बैन क्यों लगा था। अगर यह सवाल आता तो लोग आपसे सवाल नहीं पूछते, लेकिन आप 70 सालों से झूठे लोगों के सवालों के जवाब दे रहे हैं, लेकिन आपने अपना जेन्युइन सवाल नहीं पूछा, उनको बैक टू द कॉर्नर नहीं किया। इसलिए वो ताकतें आज भारत के अंदर एक चुनौती बनी हुई है। 1946 के अंदर भारत में एक चुनाव हुआ, मुस्लिम लीग ने किया। मुस्लिम लीग ने इस बुनियाद पर लोगों से कहा कि जो पाकिस्तान चाहते हैं वो हमें वोट दें और जो नहीं चाहते हैं वो हमारे खिलाफ वोट दें। 475 सीटों में से मुस्लिम लीग को 425 सीटें मिली। कुल मिलाकर के 90% करने की बात स्वीकार की और उसके हक में वोट दिया। यह सब रिकॉर्ड पर है। लेकिन 47 में जब मुस्लिम लीग के ऊपर बैन लगा तो आप अगर उस वक्त की उनकी उस शरारत और उस जहन को, उस दिमाग को पढ़ने में अगर कामयाब होते तो ये 2020 और 2019 में ये चुनौती आपके सामने नहीं होती। मुस्लिम लीग के ऊपर बैन लगा, उसने अपने नाम के आगे से ऑल इंडिया हटा दिया। उनका संविधान वही रहा, उनकी फितरत वही थी, उनकी सोच वही थी, और उन्होंने अपने नाम के आगे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कर दिया। जैसे अक्सर पाकिस्तान के अंदर लश्कर तोयबा का नाम बदल के जमात उद दावा कर देते हैं, तो आप नाम बदलने से कोई संविधान नहीं बदल जाता, आपकी सोच नहीं बदल जाती अगर आपका एजेंडा हुआ है। आप सोचिए कि 1947 में भारत के विभाजन को लेकर के गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, खलीफुज़्ज़मा जिना, ये जो सब मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे, ये गली गली मुसलमानों से कह रहे थे कि पाकिस्तान बनेगा और हमें पाकिस्तान जाना है। ये झूठ और मक्कारी अगर आपको उस समय समझ में आती कि जो लोग पाकिस्तान बनाने के लिए यहां के मुसलमानों को प्रेरित कर रहे थे, जिन्होंने यहां के मुसलमानों ने वोट दिया था पाकिस्तान बनाने के लिए, उसमें से 2% मुसलमान पाकिस्तान नहीं गए। एक फेमस स्पीच है, गुजरात के लोग उसे मैं समझता हूं ज्यादा सुनते होंगे। सरदार पटेल साहब की एक स्पीच है, उस स्पीच में, वो आजकल यूट्यूब पे अवेलेबल है, उस स्पीच में वो ये कह रहे हैं, ये उनके शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है। सरदार पटेल ने कहा कि ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं
कि जिन मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाने के लिए 475 में से 425 सीटें दी हों और देश पट गया और यहां का मुसलमान कहीं गया नहीं, तो रातों रात ये मुसलमान देशभक्त कैसे हो गया? ये सवाल नहीं पूछा किसी ने। उसके बाद में एक पार्ट, ये मैं चरित्र इसलिए आपको बता रहा हूं कि इसको याद रखिएगा, जो मेरा असली पॉइंट है जब आऊंगा तो ये रेफरेंस के लिए आपको बता रहा हूं ताकि आज जो वर्तमान स्थिति है उसको आप समझ सकें। एक पार्टी है, उस पार्टी का जोकर अक्सर आपने पार्लियामेंट में देखा होगा। वो छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने गोल टोपी लगाकर बहुत आता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, वो दुनिया जमाने की बातें करता है। उसकी पार्टी का नाम है मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन और वो हैदराबाद में है। लोगों ने उस पार्टी का भी चरित्र नहीं पढ़ा है। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन 1946 में जिस पार्टी का सदर, जिस पार्टी का अध्यक्ष जो हैदराबाद बेस थी, 46 में कासिम रिजवी उस पार्टी का अध्यक्ष था और भारत का विभाजन की रूपरेखा बन चुकी थी। निजाम हैदराबाद पाकिस्तान में मिलना चाहता था और हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाने के लिए ये जो MIM, जिसका आज ये उसका नाम नहीं लेना चाहता मूर्ख का, उसके खानदान के लोगों ने 46 में रजाकारों की एक फोर्स बनाई। 1 लाख रजाकार। रजाकार का मतलब होता है जो ईमान की लड़ाई लड़ रहे हो, जो मजहब की लड़ाई लड़ रहे हो, और 1 लाख लोगों की फौज बनाई और हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाने के लिए भारत की आर्मी से युद्ध किया। पटेल साहब ने एक ऑपरेशन के तहत उन सब लोगों को समाप्त किया और निजाम हैदराबाद को झुकने पे मजबूर करके भारत के साथ हैदराबाद को मिलाया। उस पार्टी का सदर कासिम रिजवी, उसको गिरफ्तार किया, जेल में डाला। पटेल साहब से उसने लिखत में कहा कि मैं माफी चाहता हूं, आप मुझे जेल से रिहा कर दें, मैं भारत की धरती पे नहीं रुकूंगा। और उसको जेल से सीधे गाड़ियों के साथ, उस जमाने जहाज नहीं चलते थे भारत पाकिस्तान के बीच में, उसको पाकिस्तान बॉर्डर में छोड़ा गया। वो वहीं चला गया, वहीं मर गया। उस पार्टी के चलाने वाले आज क्या कह रहे हैं ये ध्यान रखिएगा। एक तीसरी पार्टी है जो जम्मू कश्मीर में 90 और 95 के आसपास पैदा हुई है, 89, 88 में पैदा हुई थी। उस पार्टी का नाम है PDP और ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में है। इस पार्टी का चरित्र, MIM का चरित्र और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जो सिटीजन अमेंडमेंट कानून भारत में बना है, जो भारत की सरकार को, जिसका अधिकार है, भारत की सरकार ने बनाया, उस पर डिबेट होकर जितना भी संसद में बहस हो सकती थी, उसके बाद तमाम विधि सम्मत उसको बनाया है। इन 3 पार्टी के लोगों से मेरी खास शिकायत नहीं है, इनका चरित्र एक्सपोज करना चाहता हूं मैं आपके सामने। बाकी लोगों तो मानता हूं कि लोगों को वोट की राजनीति करनी है, तो लोगों को यह पता ही नहीं है कि हम क्यों विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये 3 लोगों को अगर आपने, जो ये आज मुहिम चल रही है, जो ईरान, इराक से लेकर के दुनिया जमाने में पैसा इकट्ठा करते पड़ रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को जो है नागरिकता से वंचित किया जा रहा है, हिंदुस्तान के अंदर माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है, उनके चरित्र को समझने के लिए मैंने 3 रेफरेंसेस दिया आपको। अब 2019 में आइए आप। 2019 में जब भारत के अंदर एक सरकार दोबारा से चुन के आई, तो सरकार को जो मैंडेट मिलता है सरकार को करना चाहिए। लेकिन भारत में तो यह परंपरा है कि सरकार चुनने के बाद जिस मैंडेट पे चुन के आती है उस पे काम नहीं करती, या वो वादे करती है वोट लेने के लिए और फिर उसके बाद उसको लगता है कि अगर उस मैंडेट को पूरा करेंगे तो कुछ लोग नाराज हो जाएंगे। लेकिन समय भी बदलता है, लोग भी बदलते हैं, और जब समाज बदलता है तब 2019 पैदा हो जाता है। इससे पहले समाज नहीं बदला था हमारे यहां।
समाज अपने निजी स्वार्थों के लिए इस देश में वोट देता था। उनके स्वार्थ एंटी इंडिया भी होते थे, तब भी वो समझते थे कि हमारा स्वार्थ देश से ऊपर है। इस किस्म की सरकारें बनने का फैशन भारत में लंबे समय तक रहा है कि किसको 2%, 4%, 12%, 15% को मिला करके सरकार बनाओ और फिर सरकार के अंदर हिस्सा बांट करो, और देश के हित में कौन सा कार्य है कौन सा नहीं है इसका किसी को कोई लेना देना नहीं होता था। लोगों की आदत पड़ गई थी इस काम की। ये बात अलग है कि आपके यहां भी गुजराती हैं और पूरे देश में गुजरात में बहुत जाता हूं, महाराष्ट्र में भी बहुत जाता हूं, और इस बात को सबके सामने कहता हूं, हम सबको यह स्वीकार करना चाहिए। गुजरातियों में एक चीज बड़ी अच्छी है, अगर उनसे 50 साल पहले भी कोई भूल होती है तो वो इसका करेक्शन बड़ी जल्दी कर देते हैं। हमने पिछले 70 सालों में बहुत कुछ सुना है महात्मा गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी ऐसे थे वैसे थे, तमाम बातें हो सकती हैं। दुनिया के किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर उसके जाने के बाद चर्चा होती है, उसने क्या अच्छा किया क्या बुरा हुआ, इन पे चर्चा नहीं हो सकती। सीता जी पे चर्चा हो सकती है, राम पे चर्चा हो सकती है, गुरु गोविंद सिंह पे के चाहने वाले लोग। ये एक ऐसा नैरेटिव डेलिबरेटली क्रिएट किया गया कि जो कमियां थी जो उस जमाने किया जाए, लिहाजा गांधी जी को इस तरीके से बना के रखा कि उन पे सवाल नहीं उठाया जा सकता, उनके ऊपर चर्चा नहीं हो सकती है। लेकिन मैंने कहा कि पहले कम्युनिकेशन का एक तरफा दौर था, कुछ विद्वान थे, कुछ इतिहासकार थे, कुछ बुद्धिजीवी थे, बस वही जो बात कहते थे पूरा देश उसी को मानता था। दूसरा ना कोई बुद्धिजीवी हो सकता था, ना बुद्धिजीवी बनने का उसके पास कोई अधिकार था। लेकिन हुआ यह है कि पिछले 20-25 साल के अंदर भारत में जो संचार क्रांति आई है, ये डिजिटल मीडिया के माध्यम से आई है, तो आपको एक ही बात के 50-50 तर्क भी मिलेंगे, उसके फेवर में भी मिलेंगे, उसके खिलाफ भी मिलेंगे, और आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, आपकी अपनी राय हो सकती है। वो आज से करीब 20-25 साल पहले नहीं था। इस कम्युनिकेशन के दौर में जब से ये आया और आम आदमी को सवाल पूछने का अधिकार मिला, और जब अधिकार मिला तो और आपने सवाल पूछना शुरू किया, तो आपके अंदर भी वो बदलाव आए और आपके अंदर भी सवाल पूछने की ताकत पैदा हुई। सवाल क्या है, कैसे है, किस तरह से पूछें, धीरे धीरे उसकी सलाहियत भी आपके अंदर पैदा हो गई। और जब पता था कि इस देश में सिर्फ ज्ञान की धारा एक ही तरफा बहती है, जब आपने उनसे सवाल पूछा तो 2014 में वो लोग आपको बेवकूफ नहीं बना पाए। इतने सवाल आपने पूछे, जब जवाब नहीं मिला तो 2014 पैदा हुआ। फिर आपके ऊपर सवाल खड़े गए, कई तर्क निकाले गए आपके ऊपर, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन पहली बार भारतीय समाज ने एक राष्ट्रवादी होकर के, सनातनी होकर के 2019 में आपने वोट दिया। और जब 2019 में आपने वोट दिया तो सरकारों के ऊपर यह दबाव था, इसलिए नहीं कि आप किसी को डरा सकते थे, आपने सरकार को के जितने भी रास्ते हो सकते थे इस सवाल पे अगर मगर करने के, ऐसा नहीं है, ऐसा है, हमारी यहां गिनती कम है, वहां गिनती ज्यादा है, फिर वहां ज्यादा गिनती होगी तब हम ये करेंगे। आपने सरकार को 2014 में 282 सीटें दी, और 2020 में जब चुनाव हुआ तो आपने उनके तमाम रास्ते बंद कर दिए, कोई रास्ता आपने नहीं छोड़ा, और कहा कि हमने इतनी सीटें दे दी हैं, अब हम अगर मगर नहीं सुनना चाहते। और 2020 का जो मैंडेट है, 2019 का जो मैंडेट है, उसमें यह भी आपने साफ कर दिया कि इस देश में सड़कें बहुत हजार सालों से बन रही हैं, इस देश में हवाई जहाजों की चिंता बहुत किसी को हो सकती है, इस देश के अंदर गरीब की चिंता, इसकी चिंता, उसकी चिंता बहुत है, लेकिन आपने 2019 में जो मैंडेट दिया उसमें साफ किया कि ये मैंडेट हमने आपको सड़क बनाने के लिए नहीं दिया है, ये मैंडेट हमने आपको राष्ट्र बनाने के लिए दिया है। और इसी कारण से, इसी दबाव से जो सरकारों के पास आप तमाम सारे लोगों की वार्तालाप है, जो आप कम्युनिकेशन करते हैं आरंभ में, उस सब का डाटा मौजूद है। तो समाज का दबाव कैसे काम करता है, पॉजिटिव भी काम करता है, नेगेटिव भी काम करता है। लेकिन आप 5000 साल पुरानी सभ्यता के लोग हैं, इसलिए आपने अपनी मांग मनवाने के लिए जेएनयू में नारे नहीं लगाए, शाहीन बाग के बाहर नहीं बैठे, आपने रेलें नहीं जलाई, बसें नहीं जलाई, आपने पिछले 70 सालों में पहली जगह सही जगह वोट दिया, और वोट देने के बाद आपने हर दिन यह एहसास कराया कि हम आपके साथ हैं, जो राष्ट्र के लिए जरूरी काम है उसको पहले करें। तो आपके दबाव के कारण हिंदुस्तान के संविधान में जो सबसे जघन्य अपराध किया गया था
किसी एक व्यक्ति के संबंधों के कारण किया गया था, जिसको राष्ट्रीय समस्या बना दिया गया था, जिसको अंतर्राष्ट्रीय दबाव में भी किया, आपने इंटरनल दबाव में भी किया, उस धारा 370 को सरकार ने शपथ लेने के मात्र 70 दिन के बाद ही समाप्त कर दिया। और यह ऐसी समाप्त नहीं हुई है, यह सिर्फ आपका दबाव है। और जब आपका दबाव होता है और समाज के जितने भी, देश के जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आपको कभी सीरियस नहीं लेते हैं, जो आपकी हर बात को ये मान के चलते हैं कि ये बहुसंख्यक समाज रिएक्ट करता नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकी भावनाओं को ठेस पहुंच जाए तो क्या फर्क पड़ता है। इसलिए हर उस समाज की इस हमारे देश के इंस्टीट्यूशन ने चिंता की जो आग लगा सकता है, जो तोड़फोड़ कर सकता है, जो देश को बांट देने की धमकी दे सकता है। इस देश के इंस्टीट्यूशन, चाहे वो न्यायपालिका क्यों ना हो, सबने उसी तरीके का रोल प्ले किया। आपका बदलाव सरकार तक नहीं सीमित रहा, आपके बदलाव का ही कारण है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2010 में राम मंदिर के लिए कोई फैसला दिया था, लेकिन 2010 के बाद से लेकर 14 तक, 15 तक, 16 तक, 17 तक इस भारत की सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में बेंच बनाने की फुर्सत नहीं थी। क्या फर्क पड़ता है 10 साल के बाद बन जाएगी तो, क्योंकि इशू उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं था। उनके लिए जो महत्वपूर्ण इशू थे कि जलीकट्टू के ऊपर उनका स्टेटमेंट आता है, महाकाल पे पानी कितना चढ़ना चाहिए इसकी चिंता सुप्रीम कोर्ट को बहुत होती थी। बॉम्बे में दही हांडी की कारण इस देश के इंस्टीट्यूशंस को भी यह समझ में आ गया कि बहुत दिन तक आपसे झूठ नहीं बोला जा सकता है। लिहाजा आपके दबाव में सुप्रीम कोर्ट ने बेंच भी बनाई, सुनवाई भी की, और जब आपने दबाव बनाया दोबारा से 2019 में, तो सुप्रीम कोर्ट को समझ में आ गया कि यह समाज जागृत हो गया है, जो भी फैसला देना है जल्दी से जल्दी देना है। सुप्रीम कोर्ट के वही चीफ जस्टिस जो बाहर मैदान में निकल के सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे थे, जो सरकार की शिकायत पत्रकारों से कर रहे थे, उन्हीं चीफ जस्टिस को 2019 के मैंडेट ने मजबूर कर दिया कि आपके पास एक ऐसा मुकदमा है जो पिछले 150 सालों से चल रहा है, 500 सालों से उस पर बहस चल रही है, और आप अजीब अजीब तर्क कर रहे हैं, अजीब अजीब तथ्य मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा जा रहा है भगवान राम यहीं पैदा हुए थे, उनका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लाओ, उनका बर्थ सर्टिफिकेट लाओ, वो कहां पैदा हुए थे इसका सर्टिफिकेट लाओ। क्योंकि बहुसंख्यक समाज रिएक्ट नहीं करता है, बहुसंख्यक समाज उग्रवाद पैदा नहीं करता है, इसलिए लोगों ने आपको बहुत टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लिया। इस दुनिया में आतंकवाद कई तरीके का होता है, सिर्फ आतंकवाद में तलवार का इस्तेमाल नहीं होता है, बौद्धिक आतंकवाद भी होता है। उस बौद्धिक आतंकवाद ने आपको खोखला करके रख दिया। उसके कारण डीएनए को, जिस डीएनए ने सनातन को बचाने के लिए गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों को दीवार में चिनवा दिया गया था, जिस सनातन को बचाने के लिए लाल किले के सामने जो गुरुद्वारा बना है उसका नाम शीशगंज है, और वहां किसने शीश कटाए थे और क्यों कटाए थे। उस सनातन परंपरा के लोगों ने आज तक हथियार नहीं उठाए। ये उनका रिकॉर्ड है पिछले 5000 सालों का। लिखित कहते तो है कि उससे पहले का भी इतिहास है उनका, लेकिन आपने इन बुरे हालात में भी अपनी उस डीएनए को जिंदा रखा और कहा कि कितने भी हालात बिगड़ जाएं, कितने भी हमारे अंदर टूट फूट हो जाए, लेकिन फिर भी हम अगर दबाव बनाएंगे तो जो हमारे अंदर पॉजिटिविटी है, जो हमारे अंदर सकारात्मकता है, उसी से आपने दबाव बनाया। आज तो छोटी छोटी बात के ऊपर लोग देश तोड़ने की बात करते हैं। आपने 2019 पैदा किया, 370 भी हटा, 35A भी हटा, और सुप्रीम कोर्ट ने 40 दिन में सुनवाई करके भगवान राम के मंदिर का भी एक तरफा फैसला दिया। यह सिर्फ आपके कारण हुआ है। जो दुनिया भर में हिंदू बैठे हुए हैं, जो दुनिया भर में सनातनी हैं, उन सब की सामूहिक ताकत ने भारत में जो हिंदुस्तान के सनातनी रहते हैं, जो छोटे छोटे मामलात में थे, आप तमाम लोगों को देख करके उनके अंदर भी यूनिटी पैदा हुई और उनको भी लगा कि हमें अपने स्वार्थों से उठना चाहिए। जो गलतियां हमने की, उन गलतियों का एहसास भी उन्होंने किया। इसीलिए मैंने कहा कि गुजरातियों ने 47 में एक ही गुजराती को भेजा था, कहा कि ये कुछ करेंगे, लेकिन जो उनको करना चाहिए था वो उन्होंने भी नहीं किया। उनके ऊपर भी सवाल खड़े मैंने बहुत किए हैं और तथ्यात्मक है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में है।
डॉक्यूमेंटेड हैं, लेकिन इस देश में सवाल तो पूछा कम से कम किसी ने। आपको लगा कि आपने 1947 में आपसे कोई भूल हो गई है, आपने प्रायश्चित कर लिया, और फिर 2014 में एक दूसरा गुजराती भेजा आपने। तो जो 47 की भूल थी उसे आपने 2014 में ठीक करा, और जब लोगों ने बहुत चढ़ाया, बहुत गालियां दी उसको, दुनिया में खूब गालियां दी गई, लेकिन जितना मजबूत गुजराती आपने भेजा, हम लोग को भी बर्दाश्त किया। और फिर जब लोगों ने आपके धैर्य का इम्तिहान लिया तो आपने कहा 2019 में हम दूसरा भी एक और भेज रहे हैं। यह अकेला कमजोर पड़ रहा था तो आपने दूसरा भी भेजा, और जब दूसरा गया तो लोगों को यह नहीं पता था कि गांधी के अलावा भी गुजरात से मोदी और अमित शाह भी पैदा होते हैं। इसलिए लोगों को गलतफहमी थी कि गुजराती मीठा खाना खाते हैं और गांधी जी पैदा करते हैं। आपने उनकी गलतफहमी को जो है गलत साबित कर दिया है। इसलिए आज भारत की पार्लियामेंट में जब सिटीजन अमेंडमेंट बिल के ऊपर चर्चा हो रही थी तो 3 पार्टी का चरित्र मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बाकी का तो चरित्र है ही नहीं, क्योंकि वो सत्ता के साथ जाते हैं, सत्ता के हाथ चले आते हैं, इसलिए उनके बारे में अब सपा और बसपा के बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन ये 3 वो जहर हैं जिनको आपने 47 में अधूरा छोड़ दिया था। आपको लगता था कि इन्होंने मुल्क की मांग की है, आपने एक टुकड़ा देकर के उनको अलग कर दिया, और उसके बाद आपको लगा कि अब यह किस्सा खत्म हो गया। लेकिन मैं जिस जगह पैदा हुआ हूं, वहां से लेकर के अब तक की मेरी जिंदगी में मैंने बहुत सारे ऐसे स्लोगन और नारे सुने जो मुझे कभी कभी लगता था कि इन नारों का मतलब क्या है, आखिर ये नारे क्यों रेलेवेंस हैं और क्यों आज ये बार बार लगाए जाते हैं। वो आज मैं समझ पा रहा हूं। आज मुझे लगता है कि वो नारे जो उस वक्त लग रहे थे, जिसको इस देश ने इग्नोर किया, वो नारे आज दोबारा से 1947 की तरफ चल पड़े हैं। जिस मुस्लिम लीग ने भारत के मुसलमानों को घर घर जाकर के कहा कि पाकिस्तान जाना है, मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र बनना है, पूरी ताकत लगा दी मुस्लिम लीग ने। वो मुस्लिम लीग आजाद भारत के अंदर दिल्ली से सिमट के केरला तक चली गई, और केरला में जाने के बाद आज उसके 4 सांसद पार्लियामेंट में हैं। आज भी मुस्लिम लीग का वही संविधान है जो 1946 में था, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। नाम बदलने से आपकी अंदर की फितरत नहीं बदलती है, ध्यान रखिएगा। नाम तो बहुत लोग बदलते हैं। उस इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का जो लीडर था बशीर, जब सिटीजन अमेंडमेंट बिल के ऊपर चर्चा हो रही थी तो आप उसके भाषण को सुनेंगे यूट्यूब पे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि जिस पार्टी ने, जिस सोच ने इस देश को 2 टुकड़ों में बांटा, और उस वक्त चिल्ला चिल्ला के यह कहा जाता था कि भारत में 2 सोच के लोग एक साथ नहीं रह सकते, इसीलिए उस थ्योरी का नाम दिया गया 2 नेशन थ्योरी, और उसको उर्दू में कहा गया कि 2 नजरियाती कभी एक साथ नहीं रह सकते। हिंदू और मुसलमानों में कल्चरली फर्क है, सोशली फर्क है, पॉलिटिकली फर्क है, लिहाजा ये हिंदू मुसलमान कभी एक साथ नहीं रह सकते, इनको अलग अलग ही रहना होगा। ये घर घर जाकर के मुस्लिम लीग चिल्ला रही थी 1946 के अंदर। खलीकुज़्ज़मा जो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, उनकी किताब है पाथवे टू पाकिस्तान। ये किताबें अगर आपने पढ़ी होती, ये किताबें हमारे जनमानस को बताई गई होती, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो भी कुछ भारत में तमाशा हो रहा है वो नहीं होता। खलीकुज़्ज़मा ने अपनी किताब पाथवे टू पाकिस्तान में साफ साफ लिखा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अगर ना होता तो हमारे ख्वाबों का पाकिस्तान हमें नहीं मिलता। पाकिस्तान बन गया, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक सोच है, एक आइडियोलॉजी को जन्म देती है। वहां कई करोड़ पाकिस्तान पैदा होते हैं और पूरी दुनिया भर में जाते हैं, पूरे देश में जाते हैं। अब वो चाहे शेख अब्दुल्ला हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, सब वहीं से ट्रेनिंग लेके आते हैं और आज वो फल फूल रहा है। तो जो मुस्लिम लीग पूरे देश को हिंदू मुसलमानों के अलग अलग होने के कारण बांट रही थी, देश को बांटा, वो 70 साल के बाद एक ऐसे इशू के ऊपर जिसमें सिर्फ इतना ही कहा गया कि जो हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, जैन पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है,
अफगानिस्तान में है, क्योंकि उन स्टेट का रिलीजन हमारे स्टेट का कोई रिलीजन ही नहीं है, लेकिन इन तीनों स्टेट का रिलीजन इस्लाम है। आप में से बहुत सारे लोगों को यह बात नहीं पता होगी कि पाकिस्तान के अंदर नॉन मुस्लिम की शादी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, लीगली नहीं है वो। पाकिस्तान के अंदर जब यह देश बटा, उस वक्त 23.5% माइनॉरिटीज थे, चाहे वो सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, ईसाई हो, पारसी हो। इनकी गिनती 23% थी, 23.5% थी। आप सबको यह भी पता होगा कि भारत में मुसलमानों की गिनती उस वक्त भी कोई 3.5 या 4 करोड़ थी बंटने के बाद। तो इसमें यह कहा गया कि भाई हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटी, यानी भारत के अंदर माइनॉरिटीज में मुसलमान थे उस वक्त, और वहां 5-5 थी। तो यह हुआ कि इनका आपस में ऐसा ना हो कि मेजॉरिटी इनके ऊपर गालिब हो जाए और इनको दबाए। लिहाजा यह कहा गया कि एक लियाकत साहब जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से चल के आए थे, पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर बने, लियाकत अली खान साहब, उनके और नेहरू जी के बीच में दिल्ली में एक मुआहदा, एक समझौता हुआ, और यह कहा गया कि वहां की माइनॉरिटीज की जिम्मेदारी आपकी है और यहां की माइनॉरिटीज की जिम्मेदारी हमारी है। आप देखिए कि 1947 में दिया हुआ वचन, अब वो हम नेहरू जी से 50 चीजों में एक राय नहीं हो सकते, उनसे कई मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री थे, उनका दिया हुआ वचन 2019 नहीं 2020 तक में हमने निभाया। लेकिन वो मुनाफिक और मक्कार जिन्होंने इस्लामिक राज बनाया और इस्लाम की बड़ी बड़ी दुहाई दी, वहां 23.5% से माइनॉरिटी घट के 1.5 आ गई। ऐसा क्या हुआ कि वहां माइनॉरिटी 1.5 आ गई, और ऐसा यहां क्या हुआ कि हमारे यहां माइनॉरिटीज बढ़ के 21.5 हो गई। ये दोनों के चरित्र को दर्शाता है। लेकिन इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब इस पे आगे उन्होंने चर्चा की और यह कहा कि यह गांधी का देश है, मुस्लिम लीग का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2020 में भारत की पार्लियामेंट के अंदर कहता है यह गांधी का देश है। जो आदमी 1947 के अंदर कहता था कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, ये अलग अलग सोच के लोग हैं, तब देश तोड़ा आपने, मुल्क मांगा आपने। लेकिन आज हमारे मुल्क में 30 करोड़ के आसपास मुसलमान हैं। इस 70 सालों में तमाम लोगों ने, चाहे वो सिख हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जैन हो, हिंदू हो, सबने अपने पुरुषार्थ से पूरी ताकत लगा करके दुनिया भर में जहां जहां जो लोग गए, उन्होंने जो कंट्रीब्यूट कर सकते थे, एक ऐसे भारत को, जिस भारत को अमेरिका से गेहूं लेना पड़ता था और वो गेहूं हफ्ते हफ्ते भर के लिए आता था, और उस गेहूं को अमेरिका में सुअर खाते थे, जिस गेहूं को भारत के लोगों को खाना पड़ा, वहां से निकाल करके जब ये देश मंगल ग्रह पे जा रहा है, जब दुनिया के अंदर कदम से कदम मिला के चल रहा है, तब आप सोचिए उस वक्त के भारत और आज के भारत का जरा तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। आज भारत दुनिया के सामने एक ताकत बन के खड़ा हुआ है, इसमें उन तमाम हजारों लाखों लोगों ने अपनी आहुति दी है। उसके बाद हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। लेकिन 2020 के अंदर उसी यूनियन मुस्लिम लीग का एक नेता पार्लियामेंट के अंदर सिटीजन अमेंडमेंट बिल पे जब बहस होती है, तो वो जो आदमी 1947 में गांधी की बात नहीं सुन रहा था, गांधी ने कहा कि मुल्क नहीं बटेगा, मुल्क मेरी लाश पे बटेगा, तब मुस्लिम लीग के लोगों ने कहा मुल्क बटेगा, चाप रहे या न रहे, मुल्क बांट दिया उन लोगों ने। वही लोग जो 1947 में गांधी जी की बात सुनने को तैयार नहीं थे, गांधी जी के साथ खड़े होने को तैयार नहीं थे, जिनका इश्क उस वक्त जिन्ना के साथ चल रहा था, वो 2020 में कहते हैं गांधी के देश में और गांधी के संविधान में। ये कैसे हो सकता है कि आप पाकिस्तान से हिंदुओं को, सिखों को, बौद्धों को, जैनों को और पारसियों को बुला रहे हैं, लेकिन मुसलमान को क्यों नहीं बुला रहे? मात्र 70 साल के अंदर आपकी सोच बदल गई, आपका एजेंडा बदल गया, क्योंकि आपके एजेंडे में वही नारा था जो मैं अलीगढ़ में सुनता था, वही नारा था जो रामपुर में लगता था, वही नारा था जो आजमगढ़ में लगता था। और उस वक्त के लोग इसलिए उसको जोर से नहीं लगाते थे कि उनको लगता था कि मुसलमानों ने इस देश को बांटा है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेजोरिटी का हमारे ऊपर गुस्सा हो। लेकिन ये सोच मदरसों में चलती रही। लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस हंस के लेंगे हिंदुस्तान। उस एजेंडे के तहत 70 सालों में आज आपने इस देश को इस मुकाम पे पहुंचा दिया है कि एक भीड़ तंत्र आपने खड़ा किया है। आपने एपीजे अब्दुल कलाम पैदा नहीं किया, एपीजे अब्दुल कलाम हमने पैदा किया। आपने अगर पैदा किया तो अफजल गुरु पैदा किया है।
आप अपने गलेबान में झांक के देखें कि हमने आपको कोई मौका ऐसा नहीं था कि ऐसा करा हो कि आपको सत्ता के शीर्ष पे न बैठने दिया गया हो। 4 राष्ट्रपति दिए, उपराष्ट्रपति दिए, चीफ जस्टिस दिया, सेनाओं के अंदर दिए, खेलों में आपको बढ़ावा दिया, लेकिन आपकी सोच और आपकी फितरत ने सिर्फ अफजल गुरु को पैदा किया। आपने याकूब मेनन पैदा किया, हमने नहीं पैदा किया। यह आपकी प्रॉब्लम है कि हमारे यहां एक डाकू भी हमारे यहां जब उसको बोध हो जाता है तो वो रामायण लिख देता है। यह आपकी समस्या है कि आपकी किताब को जब कोई पढ़ लेता है तो वो उसामा बिन लादेन और हाफिज सईदी क्यों होता है। यह आप तय करें, हम तय नहीं करेंगे। लिहाजा आप अपनी गंदगी को हमारे सर पे न डालें। हम आपकी गंदगी को ढोते ढोते थक चुके हैं और अब आपसे हम हाथ जोड़ के माफी चाहते हैं। आपको जहां जाना है चले जाइए, हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान को माफ कर दीजिए भाई। ये बहुत दिन तक नहीं चलने वाला है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला। 2020 का भारत दूसरा भारत है। इस भारत के अंदर हर उस आदमी को जिसने इसके अंदर आहुति दी है उसका पहला अधिकार है। जिन्होंने इस 70 साल में इस भारत को खोखला किया है, इस भारत के खिलाफ षड्यंत्र किए हैं, दुनिया भर के लोगों से आपके तार मिले हुए हैं। आप हर बात पे भारत को तोड़ना चाहते हैं, भारत की सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानना चाहते, भारत की संसद को मानना नहीं चाहते। कश्मीर में आप फौज पे हमला करते हैं और दिल्ली में पुलिस पे हमला करते हैं। आपको इस देश की सत्ता व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। आपका कोई हिडन एजेंडा है जिस एजेंडे के तहत आप 70 साल से इस देश को सिर्फ खोखला कर रहे हैं। और आपने 1400 साल में सुई नहीं दी। भारत में आपने आज तक कोई ऐसा आदमी पैदा नहीं किया गया जो ऐसा कोई कंट्रीब्यूशन करे कि हमको भी फक्र हो कि हाँ कोई आदमी है। जिस आदमी को भारत की संस्कृति ने पैदा किया, चाहे वो बिस्मिल्लाह खां हो, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम हो, इन तमाम सारे लोगों को हमने पैदा किया। और जब हमने पैदा किया तो उन्होंने दुनिया का बेहतरीन ब्रह्मास्त्र भी हमारे लिए बनाया। लेकिन आप नहीं पैदा कर पाए क्योंकि आपके स्कूलों के अंदर जिहाद पढ़ाया जाता है। आपके स्कूलों के अंदर बताया जाता है कि काफिर क्यों मारने के काबिल है, वाजिबुल कत्ल है काफिर। ये तमाम सारी ट्रेनिंग आपकी है और आपके मजहब की है, हमारी नहीं है। लिहाजा 2020 का भारत किसी भी कीमत पर कोई इस बात का नारा नहीं सुनना चाहता कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये 2020 का भारत है। अगर भारत के बारे में किसी ने कहा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, मैं जमीन पे जो बदलाव देख रहा हूं, याद रखिएगा, उन लोगों को चेतावनी नहीं सजेशन देता हूं, बार बार सलाह देता हूं कि अगर ये नारा लगा, ध्यान रखिए कि 2020 का भारत है। जो भारत के टुकड़े करने की सोचेगा उसके टुकड़े कर दिए जाएंगे, ये भी ध्यान रखिए। लिहाजा आप बहुत सारे काम कर रहे हैं। मैं उस एक पार्टी का चरित्र बताया कि जिसने देश को बांटा, मजहब के नाम पे बांटा। वो 2020 में जो हिंदू लड़कियां, जो सिख बच्चियां, जो क्रिश्चियन बच्चियां, जो पारसी बच्चियां पाकिस्तान में हैं, 12 साल के जीवन काल में पाकिस्तान को बहुत नजदीक से देखा है। हमारे हिंदुस्तान में पाकिस्तान के बारे में कोई कुछ जानता मानता नहीं है, सिर्फ हवा में लोग बात करते हैं। 4 राज्यों का एक देश है, मात्र 4 राज्य हैं, इतना छोटा सा देश है। और कमाल की बात यह है कि पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन 20 करोड़ है। उनके पास फौज भी है, F-16 भी है, पुलिस भी है, सब कुछ है, तब भी वो देश नहीं चला पा रहे हैं। भारत में जितने सूबे हैं, जितने राज्य हैं, उसमें से एक राज्य है उत्तर प्रदेश। अकेले उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन 19.5 करोड़ है। योगी के पास ना F-16 है ना फौज है, गेरुए वस्त्र पहन के पूरे राज्य को अकेला चलाना है। जिन्हें गलतफहमी है कि औरंगजेब और बाबर की वजह से हुकूमत करना उन्हें ही आता है, पूरी दुनिया में रुस्वा हो रहे हैं। 57 इस्लामिक देश हैं और जहां जहां जा रहे हैं वहां गंदगी ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जिन्हें लगता था कि हम बाबर के वंशज हैं, औरंगजेब के वंशज हैं, शाहजहां के वंशज हैं, अकबर के वंशज हैं और हमें हुकूमत करना आता है, हमने बता दिया कि आपको हुकूमत नहीं आता, सिर्फ आपको कत्ल करना आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिस पार्टी के लोग भारत से अलग होने के लिए सेना बना के लड़ रहे थे, उस पार्टी का जोकर लोकसभा में 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं,
वैसे तो आप उसका हर बात पर रिएक्शन देखते हैं, हर बात पे बोलता है वो। उसके वालिद साहब से आप लोग नहीं मिले हैं। उस जमाने में उसके वालिद साहब सबसे बड़े दंगाई थे, सलाउद्दीन ओवैसी। हर दंगे में उस आदमी का नाम आता था। वो भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर के, ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि आपकी कमजोरी ने ऐसे लोगों को ताकत दी है। आपकी कमजोरी के कारण ऐसे लोग देश को बदनाम कर रहे हैं। आपकी कमजोरी के कारण पार्लियामेंट में उस एक आदमी का बिल फाड़ने की हिम्मत हो जाती है, क्योंकि आपके अंदर 5000 साल पुराने डीएनए और सनातन से बाहर निकलने का आप सोचना नहीं चाहते। सनातन एक आदर्श परंपरा है। यह आदर्श परंपरा वहीं जीवित होगी जहां आदर्श समाज होगा। आप आदर्शवाद की बात करते हैं, वो भीड़तंत्र की बात करते हैं। इसलिए दोनों में कोई सामंजस्य नहीं हो सकता। और जब उसने बहुत कुछ कहा, वो एक बात बहुत कहता है, बहुत आप लोगों ने कई बार सुना होगा। वो बार बार चिल्ला चिल्ला के पार्लियामेंट में भी कहता है कि हमारे बाप दादाओं ने भारत में रहने का फैसला किया था, हमारे पूर्वजों ने भारत को चुना था, हम जिन्ना के कहने पे नहीं गए थे। इससे बड़ा कोई झूठ हो सकता है? और आप ये समझते हैं कि इन्होंने हमारे ऊपर बड़ा एहसान किया यहां रुक करके। मैंने बताया कि जिस पार्टी का चरित्र यह था कि 1946 में कासिम रिजवी ने एक सेना बनाई, इसमें इसके पूरे खानदान के लोग शामिल थे। ये जोकर था, इसके खानदान के सारे लोग शामिल थे उसमें, कि हैदराबाद को भारत से अलग कर दिया जाए। पूरी ताकत लगाई अलग करने की। वो तो अलग बात है कि पटेल साहब ने ऑपरेशन चलाया और वो नहीं हो पाया, लेकिन उसका वंशज भारत की संसद में खड़े होकर के इस देश के बहुसंख्यकों के ऊपर, सनातनियों के ऊपर एक एहसान सा करता है कि देखिए साहब, हम यहां इसलिए नहीं रुके थे, हम तो इसलिए रुके थे कि हमने गांधी के देश को चुना था। वो इतना पागल और मूर्ख आपको समझता है कि 70 साल पहले क्या कह रहा था, ये लोगों को नहीं पता है। 70 साल पहले भी तुमने देश तोड़ने की कोशिश की थी, तब पटेल थे। 2020 में भी तुम कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब पटेल का भी बाप है यहां पे, दोनों में। इसलिए 3-4 चीजों को देखिए। एक मोहतरमा है, जाड़े गर्मी वो स्कार्फ बांधे रहती है। महबूबा है, उनसे कई लोगों ने इश्क किया। कभी कांग्रेस इश्क करती है, कभी थर्ड फ्रंट करता है। पहली बार राष्ट्रवादियों ने भी इश्क कर लिया उनसे। लेकिन फर्क क्या है दोनों में? मैं कुछ मुद्दों से पिछले 20-25 साल से जुड़ा हूं, मेरी पत्रकारिता भी उसी के इर्द गिर्द रही है। कुछ इश्क जो है राष्ट्र के लिए किए जाते हैं और कुछ इश्क निजी स्वार्थों के लिए होते हैं। बहुत सवाल उठाया लोगों ने। मैं आपको एक चीज साफ कर दूं, मैं किसी पार्टी का, उसकी विचारधारा, उस पार्टी से मेरा कभी कोई संबंध नहीं है। मैं किसी पार्टी का 10 पैसे का सदस्य नहीं हूं, किसी पार्टी में जाता नहीं हूं, लोगों से उतना ही मिलता हूं जितना एक जर्नलिस्ट को मिलते हैं। ये मेरी बात से ये कोई इंफरा मत निकालिएगा कि मैं किसी पार्टी के बारे में कुछ कह रहा हूं। लेकिन हां, जो लोग राष्ट्र के लिए अच्छा करेंगे, उसमें एपीजे अब्दुल कलाम भी क्यों ना हो, मैं उनकी तारीफ करूंगा। और चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो किसी दूसरी पार्टी के हैं, लेकिन कभी कभी 24 कैरेट के राष्ट्रवादियों की तरह बोलता है वो शख्स, इसलिए मैं उनकी भी तारीफ करता हूं। इसलिए किसी एक पार्टी या एक विचारधारा से मेरा कोई संबंध नहीं है, न मेरा कोई संगठन है, न मैं किसी के साथ उठता बैठता हूं। ये मैंने खुद ही तय करा कि जिन मुद्दों की बारीकियों को मैं जानता हूं, जिस कुरान मजीद को मैंने पढ़ा है, जिस शरिया को मैंने पढ़ा है, जिस हदीस को मैंने पढ़ा है, ये देश उससे गुमराह हो रहा है। लिहाजा एक दिन कुछ 2-3 अपने सीनियर्स के कहने पे मैंने देश भर में बोलना शुरू किया, और शायद वही वजह है कि बैंकॉक में आप तमाम सब लोगों ने मुझे सुना और यहां बुलाया। नहीं, मैं शायद कभी बैंकॉक नहीं आता। तो अभी मैं कल परसों लौटा हूं शिमला से, मेरी सफर कंटिन्यूअस है, और यहां से भी मुझे अहमदाबाद पहुंचना है, वहां भी सभा करनी है, और उसके बाद राजकोट पहुंचना है, वहां सभा करनी है, फिर पूना, तब घर जाऊंगा। स्थिति ये हो गई है कि मेरी बीवी मुझसे कहती है कि कभी कभी एक आध फंक्शन दिल्ली में भी कर लो। लिहाजा मैं सिर्फ आपको कुछ कुछ बातें इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं
कि आप जब यहां से बोलते हैं तो आवाज वहां जाती है, और हमारे यहां ये माना जाता है कि जो विदेश चला जाता है वो बहुत समझदार आदमी होता है। तो जब विदेशों से आवाज जाती है तो वहां लोगों को लगता है कि विदेश में जाने वाले लोगों को भी अगर समझ आ गया है तो फिर हमें समझ ही लेना चाहिए। महबूबा मुफ्ती की पार्टी है पीडीपी सदा साहब। उस पार्टी का संविधान सेल्फ रूल की बात करता है। उस पार्टी का संविधान भारत और पाकिस्तान के ज्वाइंट मॉनिटरिंग की बात करता है। उस पार्टी का संविधान कॉमन करेंसी की बात करता है। उस पार्टी का संविधान भारत की फौज को कश्मीर से हटाने की मांग करता है। उस पार्टी का संविधान भारत के सिलसिले में पाकिस्तान का जो एक बड़ा फ्रॉड 70 सालों से यूएनओ में चल रहा है कि रेफरेंडम कराया जाए, रेफरेंडम कराया जाए, वो भी एक बड़ा झूठ है, लेकिन वो उस पार्टी जो है उसके साथ खड़ी हुई है। वो पार्टी जो जम्मू कश्मीर में एक लंबे समय से है, तो तब भी शायद इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। या तो आपकी नादानी है, या अज्ञानता है, या डर है, या कोई मन में लालच है कि आप छोटी छोटी बातों पे इतना रिएक्ट करते हैं, इतने सवाल पूछते हैं। लेकिन क्या वजह है कि जब कोई ऐसे लोग आपके सामने खड़े होकर चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं तो आप उनसे बहुत प्यार से, पोलाइटली उस सवाल तो पूछ सकते हैं, आप वो भी सवाल नहीं पूछते। इस पार्टी का मैंने आपको चरित्र बताया, ये वहां सत्ता में रही है। भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ सरकार बनाई। सरकार बनाने के बाद बहुत सवाल हुए, सरकार गिर गई, फिर सरकार गिरी तो फिर उसके बाद दोबारा फिर वहां कोई सरकार बनी नहीं। इस पार्टी ने, और जम्मू कश्मीर में धारा 370 को आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा आपने। उसमें सिर्फ दो ही बड़े प्रोविजन थे सरदार साहब। एक प्रोविजन यह था कि भारत की संसद को जम्मू कश्मीर में अगर कोई कानून बनाना है, उसके लिए जब तक जम्मू कश्मीर की विधानसभा उसको पास नहीं करेगी, भारत की संसद उस पर कानून नहीं बना सकती। इसी तरीके से भारत की सुप्रीम कोर्ट की भी लिमिटेड पावर थी। यह बात अलग है कि उसके बाद राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, करप्शन का एक्ट, मिसयूज ऑफ रिलीजियस प्लेसेस, ये सब वहां लागू नहीं होते थे। तो 370 कोई बहुत बड़ा मसला नहीं था। जो सबसे बड़ी खतरनाक थी, जिसे इलीगल तरीके से भारत के उस वक्त के राष्ट्रपति पे दबाव डलवा करके जवाहरलाल नेहरू साहब ने उसे शामिल कराया भारत के संविधान में, उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का नाम है 35A। 14 मई 1954 को यकायक एक नए दबाव में, मैं नहीं जानता जवाहरलाल नेहरू साहब ने अपनी जिंदगी में ऐसे क्या काम किए थे, ऐसी कौन सी मजबूरियां थी कि जिससे वो इतने लंबे समय तक ब्लैकमेल हुए। और ब्लैकमेल होते होते आर्टिकल 35A डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा कि आप ये आदेश जारी करें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लॉ के आदमी थे, उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है, ये तो गलत है। उन्होंने कहा आप कर दें, इसके बारे में चर्चा बाद में हो सकती है और कुछ बातें ऐसी हैं अंतरराष्ट्रीय, मैं बाद में बताऊंगा। 19 साल तक प्रधानमंत्री रहे, लेकिन अभी तक ये जवाब किसी को दे के नहीं गए कि आर्टिकल 35A मैंने राष्ट्रपति से आदेश क्यों दिलवाया, फिर उसे एक संविधान में धारा क्यों बनाई, और भारत के संविधान में आपने 14 मई 1954 को जोड़ दिया, ये नहीं बताया। लेकिन इससे भी बड़ा एक जघन्य अपराध हुआ है, क्योंकि जब हमने चैलेंज किया हमारी टीम ने, तब पता चला कि इस धारा के होने से, इस नाजायज धारा के होने से जम्मू कश्मीर को पूरे तौर पर आजाद भारत के अंदर एक इस्लामिक स्टेट बना दिया गया। जम्मू कश्मीर भारत का अंग कभी न बने, इसलिए यह धारा लगाई गई। एकदम ऐसे प्रोविजन उसमें कर दिए कि यह कभी भारत का टुकड़ा बन ही नहीं सकता था। यह अंग भारत का, जो हम चिल्ला चिल्ला के हम लोग कहते हैं ना कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है, यह कभी था ही नहीं आपका। ये तमाम नेता झूठ बोलते थे आपसे, ये भावनात्मक तौर पे आपको मूर्ख बनाने की कोशिश करते थे। आपने क्या किया कि जो अमेंडमेंट आपने 14 मई 1954 को भारत के संविधान में लाए, नेहरू जी के ऊपर सोचिए कितना दबाव होगा। क्या वो कारण होंगे निजी तौर पे और सार्वजनिक तौर पे कि नेहरू जी ने जब इस धारा को भारत के संविधान में इंसर्ट किया तो कभी चर्चा नहीं हुई। जो लोग आज बड़ी चर्चा की बात कर रहे हैं, हर बात में चर्चा चाहते हैं, इस पे चर्चा नहीं हुई थी।
लेकिन जम्मू कश्मीर का संविधान का ड्राफ्ट 1956 में तैयार हुआ और 57 जनवरी में वहां का संविधान लागू हो गया। आप सोचिए कि उस वक्त के जम्मू कश्मीर के लीडरान, हम तो आज भी भाई भाई कहते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, मुसलमान और हिंदू भाई भाई हैं, साथ साथ लड़े हैं, लेकिन 1947 के बाद के से लेकर के आज तक आप चले जाएं, आप समझते होंगे वो उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती बड़े जहरीले किस्म के एंटी इंडिया हैं। इनके जो पूर्वज थे वो इनसे भी ज्यादा खतरनाक थे। 1954 को जो एक राष्ट्रपति का आदेश भारत के संविधान का हिस्सा बना, वो जब स्पेसिफिक कश्मीर के लिए था, ये उस वक्त के नेताओं ने, कश्मीर वालों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हमारा संविधान 57 में बना है, हम इसे अपने संविधान में लागू करेंगे, क्योंकि वो कश्मीर के लिए बना था। लेकिन चालाकी देखिए या मूर्खता देखिए उस वक्त के हमारे हिंदुस्तान के उन राष्ट्रवादी नेताओं की जो भारत की सत्ता को संभाले हुए थे। उन्होंने ये नहीं पूछा कि आप अपने संविधान में से लागू करने जा रहे हैं, ये 1954 से लागू होना चाहिए। उन लोगों ने कहा नहीं, हम जम्मू कश्मीर के संविधान में इसके इंप्लीमेंटेशन की डेट 1954 नहीं रखेंगे, हम इसके इंप्लीमेंटेशन की डेट 1944 रखेंगे। ये पूछना चाहिए था भाई, 1944 में तो भारत आजाद नहीं हुआ था, तो 1944 की डेट आपने जम्मू कश्मीर के संविधान में इस आर्टिकल 35 को लागू करने की क्यों रखी? हमारे विजनरी प्रधानमंत्री ने नहीं पूछा, न देश को पता। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर कुछ लोगों ने ईमानदारी से लड़ाई लड़ी होती, राष्ट्र के लिए कुछ सही चीजों की चिंता जताई होती और समाज को जागृत किया होता, और उनका निजी एजेंडा नहीं होता कि ये पार्टी आ जाएगी तो हम चुप हो जाएंगे, वो पार्टी आ जाएगी तो हम बोलने लगेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो कुछ काम आज 2019 में हुआ है वो पहले हो जाता। उन्होंने 1944 की डेट इसलिए रखी कि आर्टिकल 35A ये जम्मू कश्मीर की सरकार को इस बात की ताकत देता है कि जम्मू कश्मीर की सरकार ये तय करे कि वो अपने राज्य की नागरिकता किसको देना चाहता है और किसको नहीं देना चाहता। आजाद भारत में, जिस भारत का संविधान में धारा 368 है जो ये कहती है कि भारत की धरती पे जहां कहीं भी कोई पैदा हुआ है, उसका रंग क्या है, धर्म क्या है, मजहब क्या है, बोलचाल क्या है, भाषा क्या है, वो पूरे देश के अंदर कहीं भी बस सकता है, ये भारत का संविधान कहता है। लेकिन उसी संविधान की खिलाफ वर्जी, उसी का उल्लंघन करते हुए जम्मू कश्मीर राज्य में 14 मई 1954 को जो राष्ट्रपति का आदेश दिलवाया गया, वो धारा 368 जो आपको पूरे देश में बसने की आजादी देती है, उसका उल्लंघन करते हुए कहा गया कि जम्मू कश्मीर में बसने के लिए आपको वहां की सरकार नागरिकता देगी, तभी आप जम्मू कश्मीर में बस सकते हैं। वहां की नागरिकता अलग से नहीं होगी तो आप जम्मू कश्मीर के नागरिक भी नहीं बनेंगे, कारोबार भी नहीं कर सकते, नौकरी भी नहीं कर सकते, चुनाव भी नहीं लड़ सकते, वोट भी नहीं दे सकते। आपने भारत की धरती के ऊपर पाकिस्तान बनाने के बाद टू नेशन थ्योरी के एजेंडे के तहत एक पाकिस्तान बनने दिया, लेकिन आजाद भारत में 1954 में आपने भारत की धरती के ऊपर एक और पाकिस्तान बसाया, संवैधानिक तौर पे बसाया आपने, और पूरी ताकत के साथ बसाया, और अपने देशवासियों को गुमराह आपने किया, किसी और ने नहीं किया। 1954 की डेट इसलिए रखी गई कि 1940 में 23 मार्च 1940 को लाहौर के एक शहर के अंदर मुस्लिम लीग ने यह रेजोल्यूशन पास किया कि पाकिस्तान बनेगा। तो जो लोग पाकिस्तान से समझदार लोग आना चाहते थे वो वहां से मूव करना शुरू कर दिए। 1944 आते आते मारपीट शुरू हुई। बहुत सारे सिख, डोगरा, बौद्ध, जैन, बहुत सारे लोग पाकिस्तान के मीरपुर, मुजफ्फराबाद से जब वो लोग अपनी जान बचाने के लिए भागे, तो 1944 से लेकर के 1957 के बीच में 5600 परिवार, ये ऑन रिकॉर्ड है जम्मू कश्मीर के डाटास में आप जाएंगे तो 5600 परिवार पाकिस्तान से, कश्मीर के इलाके से अपनी जान बचा करके भाग के, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में शरण ली, वो लोग उसमें एक भी मुसलमान नहीं था।
ये सिर्फ इसलिए कट डेट रखी गई कि उन 5600 परिवार जो थे, जिनकी गिनती आज 5.5-6-7 लाख है, और वो जम्मू कश्मीर में 70 सालों से रह रहे हैं, इसको इसलिए कि उन हिंदू, पारसी, बौद्ध, डोगराओं को नागरिकता न दी जाए। वहां फारूक अब्दुल्ला की सरकार हो, उमर अब्दुल्ला की सरकार हो, मुफ्ती की सरकार हो, लेकिन इसके खिलाफ कोई नहीं बोला कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी की बात करने वाले लोग, आजाद भारत में, रिपब्लिक भारत के अंदर आपने एक राज्य ऐसा बना दिया है जहां पिछले 70 सालों से कई लाख लोग जो पाकिस्तान से भाग करके यहां आए थे, उस राज्य ने सिर्फ इसलिए कि उनकी उपासना पद्धति अलग थी, उनका धर्म अलग था, वो मुसलमान नहीं थे, वो हिंदू थे, सिख थे, डोगरा थे, उनको नागरिकता से वंचित करने के लिए आपने 1944 की कट डेट रखी। और चलिए मैं ये मान भी लेता हूं कि 1944 की डेट है, लेकिन भारत स्वतंत्र था, भारत में बड़ी वाइब्रेंट डिबेट होती थी। क्या आप बताइए ईमानदारी से कि भारत के किसी कोने में, किसी विश्वविद्यालय के अंदर, किसी संगठनों के अंदर, बड़े बड़े संगठन हैं, हजारों साल पुराने हैं, 100-100, 200 साल पुराने हैं, किसी संगठन ने 35A के तहत भारत की धरती पे 7.5 लाख लोग, जिसमें हिंदू थे, डोगरा थे, बौद्ध थे, जैन थे, वो पिछले 70 सालों से रह रहे हैं, उनके पास नागरिकता नहीं थी, क्योंकि एक राज्य को यह ताकत मिली हुई थी कि वो जिसको चाहेगा उसको देगा। लेकिन उस राज्य का पाखंड देखिए, ये कश्मीरियत, ये जमहूरियत, ये इंसानियत का नारा देने वाले फ्रॉड नेताओं का आप एजेंडा देखिए। उन लोगों ने, इसी देश के पैसे से उनकी सरकारें चलती, केंद्र सरकार लाखों करोड़ रुपया देती है, जीडीपी में उनका 0% कंट्रीब्यूशन है। भारत का सबसे ज्यादा फौजी कश्मीर में मारा गया। कश्मीरी आतंकवाद से 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडित जो कश्यप ऋषि के वंशज थे, उनको उनके वेद और उपासना के कारण मारा गया। उस देश के लोगों ने पूरे देश में कभी इस पे चर्चा नहीं की कि भाई जम्मू कश्मीर में इतनी बड़ी तादाद में ये लोग रह रहे हैं, इन्हें नागरिकता क्यों नहीं दी जाए। उनका सिर्फ इतना ही कसूर था कि वो मुसलमान नहीं थे। लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार कितनी एंटी इंडिया और एंटी हिंदू थी, इसका सिर्फ एक ही उदाहरण है। जो अपना घर बचाने के लिए पाकिस्तान से भाग के आए थे, वो जम्मू कश्मीर में रह रहे थे, उनको नागरिकता 70 साल से नहीं दी। लेकिन 500 किलोमीटर दूर से, बर्मा से मार के खाने वाले लोग, जो रोहिंग्या मुसलमान जम्मू कश्मीर में पहुंचा, शुद्ध मुसलमान था, जिसके बारे में भारत की खुफिया एजेंसी को रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के माध्यम से ये देश में जो स्लीपर सेल बने हुए हैं, जमात-उद दावा और लश्कर ए तोयबा और जैश ए मोहम्मद के, ये तमाम रोहिंग्या उसमें इनका इस्तेमाल होता रहा है। वो 98,000 रोहिंग्या मुसलमान बर्मा से चल के आता है, जम्मू में चला जाता है, उन्हें आर्टिकल 35 पे नहीं रोक पाता, वहां की सरकार उनके ऊपर आर्टिकल 35 पे नहीं लगाती, और वो लोग 98,000 की गिनती में हैं, और जम्मू में हिंदुओं के बीच में उनको एक एजेंडे के तहत बसाया गया। उनके पास आधार भी है, उनके पास राशन कार्ड भी है, उनके पास बिजली का बिल भी है, उसके बाद भी आप ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की सरकार का एजेंडा और जहनियत आपको समझ नहीं आ रही है कि वो शुद्ध रूप से हिंदू विरोधी है। और जम्मू कश्मीर की मानसिकता क्यों, इस वक्त तो पूरे देश के अंदर लोगों ने ये बता दिया कि हमारा मुसलमान आतंकवादी भी होगा, दुनिया के किसी कोने से आएगा, वो हमारा भाई है, हमारे हाथ में अगर ये ताकत है कि हम जम्मू कश्मीर में उसको नागरिकता दे सकते हैं तो देंगे, और हमारे अंदर ये गिनती और ताकत है कि हम कश्मीर के अंदर जो उसके मूल निवासी हैं 5.5 लाख कश्मीरियों को मार के भगा देंगे, तब भी आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो पार्टी पार्लियामेंट में खड़े होकर कहती है कि आप पाकिस्तान बांग्लादेश के मुसलमान को नागरिकता क्यों नहीं दे रहे। थोड़ी देर के लिए आपको अजीबोगरीब लगता है कि नहीं लगता है? जिस राज्य में तुम ताकतवर थे और हमारे ऊपर निर्भर हो, हमारे पैसे से तुम्हारा घर चलता है और राज चलता है, हमारे बगैर तुम्हारा जम्मू कश्मीर नहीं चल सकता है, हमारी सेना तुमको बचाती है, तुम उस देश के हिंदू और मुसलमान को भी, जो पूरे भारत में रहता है, उसको भी तुम जम्मू कश्मीर की नागरिकता नहीं देना चाहते थे, क्योंकि ताकत तुम्हारे हाथ में थी। और भारत सरकार ने कई सालों के बाद तय किया कि जो 3 इस्लामिक देश हैं वहां, जिनके साथ धर्म के नाम पर, उनकी पूजा पद्धति और उपासना के नाम पर अगर अत्याचार हो रहा है, उन्हें हम नागरिकता देंगे। तो तुम उसका विरोध कर रहे हो और कह रहे हो कि पाकिस्तान से वो रेपिस्ट,
वो मर्डरर, वो लिटेरा जिसने हिंदू बच्ची और सिख बच्ची का अस्मत लूटी है, उनका घर जला दिया है, कन्वर्जन किया है, आप उसी मुसलमान को कहते हो कि उसको भी भारत में नागरिकता दी जाए। इससे बड़ा कोई पाखंड हो सकता है? आज सिर्फ लड़ाई इस बात की नहीं है, लड़ाई इस बात की है कि हमारे पूर्वजों ने जो गलतियां की थी, जो समझौते किए थे, इसका लार्जर पिक्चर क्या है। यह विरोध सीएए का नहीं हो रहा है देश में, यह विरोध मोदी का नहीं हो रहा है देश में, यह अमित शाह का विरोध नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का विरोध नहीं है। यह गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिएगा। यह विरोध इस बात का हो रहा है कि भारत 1947 में जिसे बांट के एक पाकिस्तान लिया था, और इस भारत के अंदर मुसलमानों ने पिछले 70 सालों में जिस किस्म की व्यवस्था बनाई है, वो एक इनविजिबल सत्ता जो आपको कभी नजर नहीं आती थी, वो पावर, वो ऐसे पावर सेंटर थे जिसको संवैधानिक तौर पे 370 को जन्म देने के बाद स्थापित किया। 35 नाजायज तरीके से ली गई, उसको स्थापित किया। एक महिला भोपाल की जो तलाक चाहती थी अपने शौहर से, शाहबानो के जिसका नाम है, उस महिला को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। किसी हिंदू कोर्ट ने या आरएसएस के हेडक्वार्टर ने उसका फैसला नहीं लिखा था, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने उसका फैसला लिखा था। उस फैसले को सिर्फ इस बुनियाद पे नहीं माना गया, इस बुनियाद पे नहीं माना गया सरदार जी, कि अगर ये फैसला हमने मान लिया जो भारत की सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, अगर इस फैसले को हमने मान लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारे फैसले फिर हमारे खिलाफ आने लगे। लिहाजा आपने सुप्रीम कोर्ट की बेंच का दिया हुआ फैसला, उस वक्त भारत की पार्लियामेंट में 412 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे और राजीव गांधी की हुकूमत थी। आजाद भारत में इतनी ताकतवर पार्लियामेंट कभी नहीं आई। आप सोचिए कि उनकी ताकत का अंदाजा देखिए। सुप्रीम कोर्ट भी बौनी बन जाती है कुछ चीजों के ऊपर। उन लोगों ने पूरे देश में इस्लाम के नाम पे हंगामा किया, और इतना हंगामा किया कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एक महिला को उसके अधिकारों के तहत जो फैसला दिया, उस फैसले को आपने संसद में पलटवा दिया, और वो पलट गया फैसला। इसीलिए इस देश में सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर पे फैसला नहीं दे रही थी, इसलिए नहीं दे रही थी। आप कमाल है कि आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट आज तक सिखों के खिलाफ जिन गुंडों ने, जिन गद्दारों ने हिंदुओं के भेष में, किसी पार्टी के भेष में, जो सबसे ताकतवर सनातन को बचाने वालों में, अगर कोई कम्युनिटी हमारे घर की, कोई बेटा हमारे घर का जो सिख बना, सनातन को बचाने के लिए उसने अपनी गर्दनें भी कटाई, और एक से एक ऐसी मिसालें पेश की जो कहीं मिलती नहीं है। सिर्फ उस एजेंडे के तहत, मैं बहुत सारे लोगों के नाम नहीं लेना चाहता, 1984 के अंदर एक एजेंडे के तहत बड़े बड़े नकाबपोशों के पीछे बड़े बड़े जहन छुपे हुए थे, और ये पूरा का पूरा नरसंहार जो सिखों का किया गया था, वो किसी लार्जर एजेंडे के तहत किया गया था। ये सिख विरोधी दंगा नहीं था पूरे देश में, इसको हवा दी गई थी किसी खास कारण से, कि जो सनातन का सबसे मजबूत बाजू है उसको अलग कर दो। कुछ लोगों ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके से यह हो जाए, कुछ दिन चला, कुछ लोग बहक गए, कुछ इधर उधर की बातें बहुत हुई, लेकिन आज भी लार्जर हिंदू समाज को और सनातनी समाज को, अगर किसी सिख के, किसी सरदार के दिल में छोटी सी भी खलिश है, छोटे सा भी घाव है, उसको भरने की जिम्मेदारी आपकी और मेरी है। ये मान के चलिए कि गलती अगर किसी ने की है तो हम उस गलती के भागीदार न बने, बल्कि उनके बिहाफ पे माफी मांगे, उनके बिहाफ पे ऐसा करें कि जो टूटे हुए दिल हैं उनके अंदर हम एक नया भरोसा चाहें, ताकि इनका इस्तेमाल जो करतारपुर कॉरिडोर बना करके पाकिस्तान करना चाहता है वो न कर पाए दोबारा। इनका इस्तेमाल लंदन में हो रहा है, इनका इस्तेमाल लॉस एंजलिस में हो रहा है। गुरुद्वारों में जिस तरीके की भाषा पढ़ाई जा रही है, हमारे मित्र कल ही लौटे हैं वहां से, क्या क्या बताया जा रहा है,
कैसा जहर बच्चों में भरा जा रहा है, जाने अनजाने में हमको नहीं पता कि हम कहां जा रहे हैं। ये जिम्मेदारी बहुसंख्यक समाज की है। आप बैंकॉक में हैं, जो लंदन में है, जो अमेरिका में है, जमीन पे जाके काम करिए। ये जहर किसी एजेंडे के तहत है। इसीलिए आप देखिए कैसा बवाल मचाया है कि जो देश के गद्दार हैं भारत की सांसद को नहीं मान रहे, देश में आग लगा रहे हैं, दोबारा से कहते हैं कि देश को बांटेंगे, क्योंकि जब हमने देश बांट दिया था जब 7.5 लाख मुसलमान थे, अब तो इस देश के अंदर 33 करोड़ मुसलमान हैं, हम दोबारा से बांटेंगे। मेरी विनती है, सिखों के अंदर मानवता का जो स्केल है वो बहुत ऊंचा है। जो सेवा इन्होंने की है मानवता की, बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन कहीं मानवता के चक्कर में उन सिख ब्रादरान से, उन सिख भाइयों से जो इस वक्त देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, जिनके तार पूरी दुनिया से मिले हैं, जो भारत के संविधान को और संसद को तोड़ करके यहां पे शरिया लागू करना चाहते हैं, उनके लिए लंगर मत चलाओ। शाहीन बाग और नोएडा में जो लंगर चल रहा है उसको देख के इस बात की तकलीफ नहीं है कि आप लंगर क्यों चला रहे हैं। लंगर देश के गद्दारों को मजबूत करने के लिए मत चलाइए। इतनी मेरी विनती है, पूरे देश से मैसेज जाना चाहिए। ठीक है, वो एक समाज सेवा का कार्य करते हैं, लेकिन समाज सेवा जिन लोगों को दी जा रही है वो तहिया कर लिया है कि भारत की संसद और भारत के संविधान को नहीं मानेंगे। और हम अब 33 करोड़ हैं, भीड़ तंत्र के माध्यम से भारत के किसी कानून को मानने के लिए हम बाध्य नहीं हैं। अगर पुलिस को हम मारेंगे तो गोली नहीं चला सकती, फौज गोली नहीं चला सकती, हम आग लगाएंगे तो हमें कोई रोक नहीं सकता। इस भीड़ तंत्र को रोकना बहुत जरूरी है। ये भीड़ तंत्र का रोकने का काम सरकारों का नहीं है कि सरकार पुलिस लगा देगी और हो जाएगा। समाज जागृत होगा और जैसे जैसे आप सनातनी बनने लगेंगे, वो जो हैदराबाद का जोकर है वो कहता है कि मैं भारत मां की जय कभी नहीं बोलूंगा, बहुत जोर बोलूंगा। आप जरा से सनातन होने का सबूत दीजिए। जो गलती आपने की है उसको थोड़ा थोड़ा सुधार लीजिए। अच्छा माइका लाल पार्लियामेंट ऑफ पार्लियामेंट के बाहर चिल्ला चिल्ला के भारत माता की जय बोलेगा। थोड़ी देर के लिए आपको बदलना है, उन्हें नहीं बदलना। किसी को कुछ नहीं कहना है, अपने चरित्र में थोड़ा सा बदलाव लाना है। जो लोग समझते थे कि ये एक भीड़ है 90 करोड़ लोगों की, उस भीड़ ने साबित कर दिया है कि बहुत ज्यादा सहन करने की शक्ति अगर समाप्त होगी तो हम हर बार 2019 पैदा करेंगे, और इतनी बार करेंगे कि जब तक इस देश से एक भी गद्दार समाप्त नहीं होगा। लिहाजा आज की परिस्थिति को समझने के लिए मैं आपको जानबूझ के 1947 के उसमें ले गया था। मेरा सिर्फ इतना ही कहना था कि आप बैंकॉक में रहें, निकारागुआ में रहें, दुनिया के किसी कोने में रहें, हिंदुस्तानियों से भी मैं एक ही बात कहता हूं बार बार, आप ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, यादव हैं, जो भी आपकी जाति है, आपको अपनी जाति पे खूब घमंड करने का अधिकार है, प्राउड फील करने का अधिकार है। लेकिन एक बात, सिर्फ एक ही मांग करना चाहता हूं, एक ही बात बार बार मैं कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, कोई चुनाव नहीं लड़ता मैं। एक काम आप करें, आप अपनी जाति पे गर्व करें, उससे शर्माए नहीं, लेकिन जाति के तमाम काम घर के अंदर होने चाहिए। घर के बाहर सिर्फ आप एक सनातनी रहें, ये देश बदल जाए। आपको कोई नहीं कह रहा अपनी जाति को छोड़ दें। जाति के बारे में भी बड़ा सारा कंफ्यूजन है, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। अगर आपने अपने आप को सनातनी बना लिया, बिना किसी को गाली दे बना लिया, ये देश देखिए अभी तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो जो 70 सालों में एक नाजायज सत्ता स्थापित कर रखी थी, जिसे इनविजिबल पावर मैं कहता हूं, अभी तो सिर्फ 2 लोगों ने उसको हिलाया है। अभी हिला है सिर्फ हल्के से। बड़ी बेचैनी है लोगों के अंदर। बार बार वो सुबह से लेकर शाम तक सरकार के लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि भाई ये जो कानून हम लाए हैं, हमने इसमें नागरिकता देने का प्रोविजन किया है, हमने लेने का नहीं किया है। उनकी बात पे कोई यकीन नहीं कर रहा है। बार बार ये समझ रहे हैं कि ये लोग ऐसे ही कहते रहते हैं। वो बार बार उनको कहता हूं कि भूल जाओ, 1947 नहीं है ये, दिल्ली में सत्ता बदल गई है। ये अभी कह रहा है कि मैंने नागरिकता देने का लाया हूं। ज्यादा परेशान किया तो लेने वाला भी जल्दी ले। इसलिए
भारत के संविधान को ध्यान में रखते हुए जो प्रोविजन भारत के संविधान में है, जैसा भी संविधान है उसमें कई शिकायतें हो सकती हैं हमारी, लेकिन अगर भारत के 76 के अंदर 42वें संविधान संशोधन के तहत एक बहस के माध्यम से यह कहा गया कि जो भारत की जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या नियंत्रण और फैमिली प्लानिंग के ऊपर तत्काल प्रभाव से केंद्र सरकार और राज्य सरकार कानून बनाए, ये 76 के अंदर बहस हुई, अमेंडमेंट हुआ, पास होकर के संविधान में रख दिया गया, लेकिन आज तक किसी की छूने की हिम्मत नहीं हुई कि जब भी इस देश में जनसंख्या नियंत्रण की बात करो, लोगों को लगता है 12 पंचर जोड़ने वाले कम हो जाएंगे और वो एकाएक लगता है किसी एक के खिलाफ हो जाएंगे। अगर ये किसी के खिलाफ भी है तो भी हमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये देश के लिए होना चाहिए। लिहाजा जनसंख्या के ऊपर भी कानून आने वाला है, ध्यान रखिएगा। इस देश के अंदर कन्वर्जन की बड़ी बीमारी है कुछ लोगों की। उनको लगता है 57 देशों से पेट नहीं भरा है, एक भी 57 देश के अंदर शांति नहीं है, वहां ना रामलाल है, ना श्यामलाल है, ना आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की ब्रांच है वहां पे, तब भी वहां शांति नहीं है। जहां जाते हैं वहां शांति पैदा कर देते हैं, वहीं इनको शरिया चाहिए होता है। मैं आपकी सरकार से बार बार कहता हूं कि अगर भारत के मुसलमानों को शरिया चाहिए तो इन्हें 100% शरिया दे दो, थोड़ी वो आधी अधूरी मत दीजिए, क्योंकि शरिया के बारे में बहुत कम लोगों को गलतफहमी है। आज भी भारत के संविधान के तहत कहा जाता है कि भारत सेकुलर स्टेट है। अगर ये सेकुलर स्टेट है तो फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या काम कर रहा है? फिर ये माइनॉरिटी कमीशन क्यों है? फिर ये अलग अलग कानून क्यों बने हुए हैं? अगर सेकुलर है तो सबके लिए कानून एक होने चाहिए, और सेकुलर है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं लागू होना चाहिए? अगर भारत की सरकार को तंग करोगे तो मैं उनको जरूर एक एडवाइस दूंगा। मुझे इतना तो यकीन हो गया है, मैं एडवाइस दूं न दूं, लेकिन देश भर में जहां भी कहीं बोलता हूं उसमें से कुछ चीजें सुन लेते हैं वो लोग। भारत के संविधान के तहत जितने सिविलियन मैटर हैं उसमें मुसलमानों को शरिया चाहिए। 4 शादी करने की इजाजत, तलाक देने की इजाजत, शादी को कॉन्ट्रैक्ट समझने की इजाजत, ये सब शरिया के हिसाब से होता है, ध्यान रखिएगा। ये भारत के संविधान के हिसाब से नहीं होता है, भारत की सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से नहीं होता है। ये जितने भी सिविल लॉज बने हुए हैं मुसलमानों के, ये कुरान मजीद के तहत होता है, ये शरिया के तहत होता है। अगर ईमानदार मुसलमान हो और तुम्हारा मुसल्लत ईमान है और कुरान पे तुम्हारा ईमान है, मोहम्मद साहब पे तुम्हारा ईमान है, अल्लाह पे तुम्हारा ईमान है, तो मैं कहता हूं मक्कार मुसलमानों, भारत की सरकार से मांग करो, मुझ जैसे करोड़ों सनातनी तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे। तुम मांग करो भारत की सरकार से कि हमें आधा अधूरा शरिया नहीं चाहिए, हमें पूरा शरिया चाहिए। और भारत की सरकार से कहता हूं ये मांग तत्काल माने कि भारत में जितने मुसलमान हैं 33 करोड़ 34 करोड़, वो भारत के संविधान से नहीं चलेंगे, वो शरिया से चलेंगे और शरिया पूरा लागू होगा। अगर शादी करने के लिए शरिया है तो रेप की सजा में जमीन में आधा गाड़ा जाएगा और पत्थरों से मारा जाएगा। अगर किसी हिंदू का कत्ल तुम करते पाए गए और हिंदू का तुमने कत्ल किया तो तुम्हारे ऊपर शरिया लागू होगी, शाम को फैसला होगा और जुमे की नमाज के बाद मस्जिद में तुम्हारी गर्दन अलग कर दी जाएगी। अगर हिंदू ने किसी मुसलमान को मारा तो उसके ऊपर शरिया नहीं, उसके ऊपर आईपीसी लगेगी। मंजूर है? जिस दिन भी ये हो गया, मेरा दावा है, मैंने कुरान शरीफ को नजदीक के अंदर 500 पाकिस्तान बना दिए, जिन्होंने कश्मीर पैदा कर दिया। जिस दिन भी सरकार ने ये बिल ला करके संसद में पास कर दिया, शाहीन बाग पे धरना नहीं लगेगा। लोग अपने पूर्वजों का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट करके शाम को पहुंचेंगे। माफ करना भैया, शरिया लागू होते ही सारे मुसलमान शाम को कन्वर्ट हो जाएंगे। उनको मालूम है शरिया क्या है, लेकिन इस देश की व्यवस्था को डराने के लिए उनको शरिया चाहिए, शरिया नहीं चाहिए। वो आपको डराने के लिए शरिया लाने की बात करते हैं। लिहाजा मैं भाषण देते देते ये भूल ही गया कि मैं बैंकॉक में हूं। बैंकॉक के तमाम सारे लोग
आज की सभा मेरे कारण देर से हुई है। मेरी वो निजी समस्या है कि मैं 1 हफ्ते से कपड़े नहीं बदले हैं, सोया नहीं हूं, लेकिन फिर भी मानता हूं कि जब मैंने ये रास्ता चुना था तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी कोई निजी प्रॉब्लम जो है वो किसी सार्वजनिक फंक्शन को दूर करेगी। लेकिन यकीन मानिए कि मैं बहुत ही ज़्यादा ऐसी स्थिति में नहीं था और अभी भी नहीं हूं, क्योंकि मैं एक फ्रेम में चला गया हूं, इसलिए बोल रहा हूं। मेरा सर बराबर घूम रहा है, इसलिए अगर आज जो देरी हुई है उसमें आपके ऑर्गेनाइजर्स का कोई रोल नहीं है। वो बेचारे मेरे गुस्से के शिकार थोड़े बहुत हुए हैं, मैं उनसे भी माफी चाहता हूं और आप सबसे माफी चाहता हूं कि इस देर के लिए सिर्फ मैं जिम्मेदार हूं। अगर आप मुझे क्षमा करेंगे तो मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। भारत माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित करने के लिए हिंदू स्वयं सेवक संघ थाईलैंड के सह कार्यवाह डॉक्टर अदरीश जी को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद प्रस्ताव के बाद ध्वज आरोहण होगा। नमस्कार। परम आदरणीय मंच पर विराजमान माननीय अतिथिगण एवं हिंदू स्वयं सेवक संघ द्वारा आयोजित हिंदू चेतना संगम में चारों ओर से पधारे स्वयं सेवक बंधु एवं समाज प्रेमी बंधुओं, इस कार्यक्रम को सफल संपन्न करने हेतु आप सभी बंधुओं का तन मन धन पूर्वक उदार मन से सहयोग करने से संपन्न हुआ। सहकार्यवाह इस नाते आप सबके प्रति आभार प्रकट करना मैं अपना नैतिक दायित्व समझता हूँ। सर्वप्रथम मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा जिन्होंने अपना यह सुरम्य विद्यालय परिसर और सभी व्यवस्थाओं के साथ प्रदान किया। परम सम्माननीय श्री गुरमुख सिंह जी सचदेव, जो कई सामाजिक संस्थाओं के फाउंडर एवं संरक्षक भी हैं। इसके बाद मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ अपने सम्माननीय अतिथियों का, जिन्होंने अपने अति व्यस्ततम कार्यक्रम को छोड़कर हमारे मार्गदर्शन के लिए उपस्थित हुए। ऐसे माननीय श्री पुष्पेंद्र जी, श्री डॉक्टर राम निवास जी का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आगे मैं आप सभी बंधुओं का हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, जिनके बिना यह कार्यक्रम संभव नहीं हो सकता था। अब मैं आभार प्रकट करता हूँ श्री देव मंदिर का, जिन्होंने भोजन प्रदान कराया। कार्यक्रम के सफल करने में धन आदि से बहुत से बंधुओं ने उदार मन से सहयोग किया, उनका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और अंत में विद्यालय प्रशासन एवं कर्मचारी तथा सुरक्षा में लगे हुए सुरक्षा अधिकारियों का भी तथा अन्य उन सभी बंधुओं का जिनका मैं नाम नहीं उल्लेख कर पाया, उन सभी बंधुओं का मैं आदरपूर्वक तथा हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे बात दोहराइएगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, थाई देश की, थाई देश की, थाई देश की, वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। सावधान, उत्तिष्ठ। अपने अपने स्थान पे सभी लोग खड़े हो जाएंगे, जहां पे हैं वहीं पे खड़े हो जाएंगे। रमा दक्ष ध्वज प्रणाम। 1 2 3।
संघ विकिर की आज्ञा करने पे दाहिने मुड़ेंगे और प्रणाम करेंगे। संघ विकिर। आगे आप लोग भोजन करेंगे। एक सूचना है, कल शाम 2 बजे माननीय पुष्पेंद्र जी का कार्यक्रम विष्णु मंदिर में भी है, तो आप सभी बंधुओं से आग्रह है कि अगर आपके पास समय हो तो वहां पे उपस्थित होने का कष्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।